कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, ज्योग्राफी के अंतर्गत मानव भूगोल का पाठ ख़त्म हो चुका था। आज अपन खंड ब की चर्चा करेंगे। कक्षा 12 के भूगोल के अंतर्गत वह आज ये 13वां चैप्टर है और बाकी के चैप्टर है 12। तो उन 12 चैप्टर को मैं मैक्सिमम आप तक पहुंचाने के लिए 6 दिन का वक्त लगेगा। 6 दिन में आपको 12 चैप्टर मिल जाएंगे, प्रतिदिन 2 चैप्टर के हिसाब से। और जिन विद्यार्थियों को PDF चाहिए वो PDF मेरे से व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से ले सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत मिल जाएंगे। वहाँ से आप मेरे को व्हाट्सएप पे कुछ भेज दीजिए, लिखकर भेज दीजिए कि हमें इस चैप्टर की PDF चाहिए, तो उस चैप्टर की आपको PDF मिल जाएगी। अब अपन चर्चा करते हैं भारत की जनसंख्या, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। यही चैप्टर अपना भाग के अंतर्गत भी था, परंतु वहाँ भारत की जगह पे क्या था, विश्व था। वहाँ हमने विश्व की जनसंख्या के बारे में चर्चा की थी। अब यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे भारत की जनसंख्या वितरण, घनत्व के बारे में। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनसंख्या। जनसंख्या है क्या? तो वही परिभाषा यहाँ पर भी सेम परिभाषा है जो अपन ने खंड के अंतर्गत पढ़ी थी कि किसी निश्चित क्षेत्र या किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का जो समान समूह होता है, उस समूह को ही लोगों की कुल संख्या को जो अंततः प्रजनन में सक्षम हो जनसंख्या कहलाती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले समान समूह के लोगों की कुल संख्या जो अंततः प्रजनन के लिए सक्षम हो, अर्थात अपनी संतति को बढ़ाने के लिए सक्षम हो, वही जनसंख्या कहलाती है। विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इनसे कोई कमाई होती नहीं है। आप जैसा सोचते होंगे कि सर इतने वीडियो डाल रहे हैं तो काफ़ी कमाई हो रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब केवल आपके भविष्य के लिए है। मैं हम यही चाहते हैं कि जिस परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ उन परिस्थितियों में आप भी होंगे, तो मेरा मानना यही है कि आप तक मैं शिक्षा को कैसे पहुँचा सकूँ। और मैंने मेरे जीवन में एक ही बात सीखी है, अगर मेरे पास में ज्ञान है तो इस ज्ञान को मैं जितना अधिक बाँटूँगा उतना ही मेरा बढ़ेगा, ये कम नहीं होने वाला। वैसे मैं प्रॉपर जो टीचर हूँ, मैथमेटिक्स से संबंधित हूँ, परंतु ज्योग्राफी का मेरे रुचि होने के कारण से मैं आपको पढ़ा पाता हूँ। और विद्यालय के अंतर्गत मैं 3-4 साल से ज्योग्राफी वहाँ पर भी पढ़ा रहा था, तो वो थोड़ा बहुत अनुभव है जिसके आधार पर आपको मैं ज्योग्राफी की क्लासें अपलोड करता हूँ। तो विद्यार्थियों, ऐसा ना सोचें कि हम इस वीडियो को अन्य साथियों तक भेजेंगे, शेयर करेंगे तो इनके चैनल पे अधिक व्यूज मिलने लग जाएंगे या अधिक सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ऐसा सोचना आपके लिए गलत है, क्योंकि मैं भी आपका एक छोटा भाई हूँ और आप जैसे ही समान एक दूसरे से मिले हुए हैं। और मेरा मेन मकसद यही है कि मेरे पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं है, आप ना भेजें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। केवल मेरा मकसद यही है कि आपके बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत अच्छे मार्क्स आएँ और जिससे मेरे को खुशी हो। और जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो कम से कम मेरे को मेरे ही चैनल पे वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर आपकी वीडियो से हमें ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में मिला है और इस तरह से हमारे को सफलता प्राप्त हुई है। तो विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। और अगर आपकी इच्छा हो तो शेयर करना, आपकी इच्छा ना हो तो शेयर ना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप ज़रूर ज्ञान ग्रहण कीजिएगा, ठीक है। चलो अब आगे अपन चर्चा करते हैं कि देखो यहाँ पे अपन ने जनसंख्या की परिभाषा पढ़ी है, जिसमें किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले समूह के लोगों की कुल संख्या जो अंततः प्रजनन के लिए संभव हो, वह जनसंख्या कहलाती है। किसी देश की जनसंख्या ही उसका वास्तविक धन होती है। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियों को निर्धारित करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 24% है, जबकि विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ 24% नहीं है विद्यार्थियों, 2.4% है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसके बाद में देखिएगा विद्यार्थियों, जनगणना जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या 135 करोड़ के बाद भारत 121 करोड़, कहने का मतलब 2011 की जनसंख्या के आधार पे 121 करोड़ जनसंख्या थी भारत की और 135 करोड़ थी चीन की। ये जो सर्वाधिक जनसंख्या है के साथ विश्व का दूसरा अधिकतम आबादी वाला देश है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तथा पश्चिम बंगाल है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः सिक्किम तथा लक्षद्वीप है। अब
ये तो न्यूनतम और अधिकतम हमने राज्यों के बारे में चर्चा की है भारत के अंतर्गत। अब जनसंख्या वितरण के बारे में अपन देखते हैं। तो जनसंख्या वितरण भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव या स्थानिक वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण बड़ा ही असमान है। कहने का मतलब असमान का मतलब तितर बितर है, कोई व्यक्ति कहाँ रह रहा है, किस समूह में रह रहे हैं, तो उस तरह से असमान है। भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आप ध्यान रखना, 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। परंतु अभी वर्तमान में ये चेंज हो गए हैं। राज्यों की संख्या विद्यार्थियों 28 रह चुकी है। आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख दूँ, राज्यों की संख्या 28 रह गई। ये एक राज्य कौन सा कम हो गया, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य था वो वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं रहा है, वो केंद्र शासित हो गए। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अभी वर्तमान में 9 हो चुकी है विद्यार्थियों। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखना कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है और राज्य की संख्या कितनी है, 28 है। ये थोड़ा बहुत संशोधन होगा जब नई पाठ्य पुस्तक आएगी उसके आधार पर। भारत में 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश देश के 30% क्षेत्र पर देश की 50% जनसंख्या निवास करती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में 10 पर्वतीय राज्यों में देश के 16% क्षेत्र पर 4% जनसंख्या निवास करती है। भारत की सर्वाधिक 42.5% जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में निवास करती है। मैदानी क्षेत्र के बाद अधिक जनसंख्या क्रमशः पठारी व तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे विद्यार्थियों, जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले और प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो सबसे पहला कारक है यहाँ पे जलवायु। तो जलवायु जनसंख्या वितरण नियंत्रण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इसी प्रकार से इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अपन नीचे भी पढ़ेंगे, जो मौसम से संबंधित इनकी जानकारी अपने को मिलेगी। क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, आर्द्र प्रदेश, तो इनमें जनसंख्या का अलग असमान वितरण होता है जलवायु के कारण से। दूसरा रहेगा उच्चावच या धरातल। धरातल जैसे पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है, और मैदानी भाग है तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करती है। जलापूर्ति, जहाँ पानी की अच्छी आपूर्ति होगी वहाँ पे जनसंख्या भी निवास अधिक करती है, और जहाँ पे पानी की मात्राएँ कम है, पानी उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है। खनिज संसाधनों की, तो यहाँ पर भी इस तरह से रहेगा। और परिवहन यातायात सुविधाएं, छठा है सामाजिक कारक, और सातवां है राजनीतिक व आर्थिक कारक। तो अब विद्यार्थियों देखते हैं इनमें से पहला कारक जलवायु के बारे में। तो जलवायु के बारे में आप देखिएगा, समझिएगा। जलवायु एक विशाल क्षेत्र में दीर्घ समयावधि 30 वर्ष से अधिक की मौसमी दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक है। अत्यधिक शीत, अति उष्ण तथा अति आर्द्र जलवायु मानव निवास तथा उनकी आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अनुपयुक्त होने के कारण हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान का शुष्क मरुस्थल व पूर्वी हिमालय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। बिल्कुल सही है। देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला में क्या है कि अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो वहाँ की जलवायु क्या है, ठंडी है, तो वहाँ पर भी व्यक्ति कम रहेंगे, ज़्यादा ठंड में कैसे रहेंगे। और जैसे राजस्थान की बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत रेतीले भाग के अंतर्गत भी जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि अपन जानते हैं कि उधर का क्षेत्रफल अधिक है, जनसंख्या कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उधर पानी की मात्रा भी कम है, और साथ में वहाँ की जलवायु क्या होती है, शुष्क होती है, गर्म होती है। तो गर्म जलवायु में व्यक्ति कम रहना पसंद करते हैं। इसके बाद में दूसरा बिंदु आता है विद्यार्थियों अपना दूसरा बिंदु आता है अपना इसमें महत्वपूर्ण जो है उच्चावच। प्रत्यक्ष रूप में धरातल की बनावट किसी प्रदेश की आर्थिक उन्नति की सीमा निर्धारित करती है। लोग समतल मैदानों व उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में बसने की वरीयता देते हैं। उच्चावच का मतलब है समतल, धरातल से संबंधित है ना, वरीयता देते हैं। समतल भाग पे सबसे ज़्यादा रहते हैं। यही कारण है कि भारत की सर्वाधिक 42.5% जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। मैदानी भागों में परिवहन व आजीविका की सुविधाएं अधिक मिलती है, इसलिए मैदानी क्षेत्र अधिक सघन आबाद होते हैं। तीसरा है आपूर्ति। जल की प्राप्ति जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को अधिक प्रभावित करती है। यही कारण है कि नदी घाटी विश्व के प्राचीनतम व सघन बसे हुए क्षेत्र रहे हैं। जल का उपयोग घरेलू कार्य, औद्योगिक इकाइयाँ, सिंचाई आदि में किया जाता है। अगला बिंदु है खनिज। तो इसके बारे में अपन देखते हैं खनिज। इसमें कहा गया है विद्यार्थियों आपसे, तो
खनिज में। देखिए, खनिज में आपसे कहा गया है खनिज उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद होते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है, जिस कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है या अधिक पाई जाती है। भाई जहाँ पे रोजगार अपने को प्राप्त होगा वहाँ पे क्या होगी, जनसंख्या अधिक होगी। यही कारण है कि दामोदर घाटी, छोटा नागपुर के पठार आदि खनिज क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का जमाव संभव हुआ, अर्थात इन पठारी भागों में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। अगला बिंदु है 5वां, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। कुछ धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं, जिस कारण वहाँ पर अधिक जनसंख्या, जबकि जिन क्षेत्रों में सामाजिक व राजनीतिक अस्थिरता रहती है वहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। छठा बिंदु है राजनीतिक आर्थिक कारक। राजनीतिक उथल पुथल, असंतोष, असुरक्षा आदि के कारण क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या भी शांत क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाती है। जहाँ पे शोर शराबा या राजनीति बहुत गंदी होती है या ऐसे दंगे फसाद होने वाले क्षेत्र हो तो वहाँ से व्यक्ति क्या होते हैं, चले जाते हैं और शांत क्षेत्रों में रहने के लिए निकल जाते हैं। जम्मू कश्मीर, असम आदि राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों के कारण वहाँ की जनसंख्या कम पाई जाती है, तो ये भी महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिएगा जनसंख्या घनत्व के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व समझिएगा। जनसंख्या घनत्व में आपसे क्या कहा गया है, और घनत्व की परिभाषा में पहले भी आपको विषु जो टॉपिक था उसके अंतर्गत भाग के अंतर्गत भी बता चुका हूँ। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व द्वारा जनसंख्या के स्थानीय वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार ही बता रहा हूँ मैं विद्यार्थियों, यहाँ पे 2011 में 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर था। 382 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जो एशिया में बांग्लादेश 849 प्रति वर्ग किमी के बाद दूसरे स्थान पर है, अर्थात एशिया महाद्वीप में अपन दूसरे स्थान पर जनघनत्व वाला देश है। भारत में राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व में बहुत विषमताएं पाई जाती है। बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति में न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली 11,297, ध्यान रखना, देखो 11,297 तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46 क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम जनघनत्व रखने वाले केंद्र शासित प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत में केवल केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक है, 859, 8 ना। इसके बाद तमिलनाडु का घनत्व 555 है। पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों का जनघनत्व बहुत कम है, जबकि मध्य भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत में मध्यम दर्जे का जनघनत्व पाया जाता है। अब आगे देखिएगा, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 जनघनत्वों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से हैं? पहला है उच्च घनत्व के क्षेत्र, दूसरा है मध्य घनत्व के क्षेत्र और तीसरा है निम्न घनत्व के क्षेत्र। पहले की बात करते हैं उच्च घनत्व के क्षेत्र में। उच्च घनत्व का मतलब है जिसमें 500 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके अंतर्गत भारत में मैदानी क्षेत्रों में स्थित राज्य सम्मिलित है। मध्य घनत्व के अंतर्गत 300 से 500 तक के व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। और तीसरा निम्न घनत्व के अंतर्गत, इसमें 300 से भी कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ और पश्चिमी राजस्थान का जो रेतीला भाग है वो वाला क्षेत्र। जनसंख्या वृद्धि देखिएगा विद्यार्थियों, जनसंख्या वृद्धि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक होते हैं। पहला है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर, अर्थात प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि तभी होगी जब जन्म दर अधिक, जन्म दर में से मृत्यु दर को घटा देंगे तो वो अपने को जनसंख्या वृद्धि का आंकड़ा मिलता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 50 व्यक्तियों ने जन्म लिया और 10 व्यक्ति मर गए, तो जनसंख्या वृद्धि कितने की हो जाएगी? 40 की। तो जनसंख्या वृद्धि हो गई अपने पास में 40 की। दूसरा बिंदु है अभिप्रेरित। तो अभिप्रेरित के अंतर्गत आप देख सकते हो, इसमें आपसे कहा गया है कि अभिप्रेरित वास्तविक
वृद्धि, जिसमें जन्म दर प्लस आप्रवास माइनस मृत्यु दर प्लस उत्प्रवास, अर्थात जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चली जाती है, व्यक्ति वहाँ जाकर रहने लग जाते हैं, तो वहाँ का जन्म दर और वहाँ आने वाले व्यक्तियों की संख्या, और मृत्यु फिर उसमें से माइनस करेंगे मृत्यु दर और वहाँ से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, तब जाके अपने को अभिप्रेरित वास्तविक जनसंख्या वृद्धि का प्राप्त होगी। तो ये सूत्र आप याद रखना, आधे आधे नंबर में आपसे ये पूछे जा सकते हैं। प्राकृतिक वृद्धि को जन्म दर और मृत्यु दर से निर्धारित किया जाता है, जबकि अभिप्रेरित वृद्धि को किसी क्षेत्र में लोगों के आप्रवास और उत्प्रवास की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। भारत में दशकीय वृद्धि दर 17.64% तथा वार्षिकीय वृद्धि दर 1.64% है। केवल एक बार 1921 में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि 0.03% या 0.03% दर्ज की गई। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में तथा भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना जो सही तरीके से हुई थी 1881 में संपन्न हुई थी। 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में भारत की जनगणना की जाती है। भारत में 1991 से 2001 के मध्य जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। अब ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, अपन एक टेबल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक टेबल में आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें पहले क ख ग तक अपने को 4 बिंदु है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि है। पहला है मंदवर्ती काल ऋणात्मक वृद्धि, जो 1901 से लेकर 1921 तक रहा था ऋणात्मक। इसका कारण क्या था? मूल कारण क्योंकि उस समय एक तो चिकित्सा सेवा बहुत कम थी और साक्षरता बहुत कम थी, भीषण अकाल पड़ते थे, महामारियाँ, अन्नाभ आदि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती थी, क्योंकि खाने के दाने उनके पास में हुआ नहीं करते थे। जैसे वर्तमान में अपनी स्थितियां बनी हुई है पूरे वर्ल्ड की, उसी प्रकार की स्थितियां उस समय भी बनती थी और अकाल और महामारियों का ये रहता था। आज तो वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र बेहतरीन अवस्था में है, जिसके कारण से व्यक्तियों को मृत्यु दर कम की जा सकती है, परंतु उस समय मृत्यु दर की संख्या क्या होती थी? जन्म दर से काफ़ी अधिक होती थी। अब ख के अंतर्गत है स्थिर वृद्धि काल 1921 से 1951। वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास में एक महान जननायकीय विभाजन कहा जाता है। इसके बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि प्रवृत्ति देखी गई, जिसका प्रमुख कारण स्वास्थ्य, परिवहन व संचार तंत्र व्यापक सुधार रहा है। अब आगे देखिए कि इसके 2 खंड और देखिएगा, जिसमें आपसे कहा गया है ग के अंतर्गत तीव्र वृद्धि का काल या जनसंख्या विस्फोट का काल, जो 1951 से लेकर 1981 तक, क्योंकि ये ऐसा हुआ कि 1951 में द्वितीय जननांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। इसके पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। 1961 से 71 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि 24.8% प्रति व्यक्ति दर्ज हुई थी, जिसका प्रमुख कारण है कि देश में विकास कार्यों का प्रारंभ, अर्थव्यवस्था में सुधार, तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल, भारत में आप्रवास, अर्थात जो तिब्बत के, बांग्लादेश के, नेपाल के जो व्यक्ति थे, उनमें से बहुत सारे व्यक्ति अपने भारत में आकर रहने लग गए। ग बिंदु है घटती दर से जनसंख्या में वृद्धि का काल 1981 से 2011। विवाह की आयु का बढ़ाना, स्त्री शिक्षा का प्रसार और जीवन स्तर का ऊंचा होना। देखो, ये इसके कारण से 1981 से 2011 तक जो जनसंख्या विस्फोट थी उसमें कुछ मात्रा में कमी हुई है, जिसका मुख्य कारण क्या था? कमी किस कारणों से हुई है? एक तो विवाह की आयु बढ़ा दी, अर्थात कोई भी बाल विवाह नहीं करेगा। बाल विवाह करने से क्या होता है कि बचपन में बच्चे हो जाते हैं, तो जनसंख्या बढ़ने का आसार रहता है। स्त्री शिक्षा पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि जितनी स्त्री शिक्षा होगी तो वो भी पढ़ी लिखी होगी, तो उस कारण से वो अपने परिवार को सीमित रखने का दायरा रखती है। और जीवन स्तर का उच्च होना, ये सब चीज़ें जनसंख्या वृद्धि को कम करते हैं। अब आगे देखिएगा जनसंख्या वृद्धि का स्थानीय प्रतिरूप। तो स्थानीय प्रतिरूपों के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों देखिएगा, 2001 से 2011 के दशक में छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पांडिचेरी में जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। शेष सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में दशकीय वृद्धि दर गिरावट दर्ज हुई। न्यूनतम ह्रास आंध्र प्रदेश में तथा अधिकतम महाराष्ट्र में दर्ज हुआ। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक गिरावट दर्ज करने वाले राज्य क्रमशः नागालैंड, सिक्किम, चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहे। भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण, देखो भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या थे, वहाँ पे अपन ने इसी टॉपिक को ये पढ़ा था, विश्व में अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो सेम है,
खंड अ और खंड ब के अंतर्गत सेम पोजीशन है, केवल शब्दों का चेंज है। वहाँ वर्ड लिखा हुआ था, यहाँ भारत लिखा हुआ है। तो अब देखिए विद्यार्थियों, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या थे। पहला, शिक्षा का स्तर निम्न होना तथा स्त्रियों का साक्षरता अनुपात पुरुषों की अपेक्षा कम होना, इसके कारण से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। दूसरा है परंपरागत और रूढ़िवाद समाज व्यवस्था, जिसमें प्रकृति के विरुद्ध किया गया कोई भी प्रयास अच्छा नहीं समझते। भारत में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन, जिसमें बच्चे के भरण पोषण का दायित्व संपूर्ण परिवार पर होता है, अतः बच्चा पैदा करने के विरुद्ध कोई भी विश्वासता नहीं होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चे की लालसा होती है, अर्थात भाई पुत्र प्राप्त हो अपने को, इसके कारण से भी जनसंख्या वृद्धि होना स्वाभाविक है। चौथा बिंदु है, समाज में स्त्रियों का सम्मान कम होना भी बड़े परिवार का कारण बनता है, क्योंकि आज वर्तमान में भारत के अगर समाज में बात की जाए तो स्त्रियों को वो तवज्जो नहीं मिलता है जो कि पाश्चात्य संस्कृति के जो देश है उनमें जो स्त्रियों को तवज्जो मिलता है, क्योंकि व्यक्ति आज भी स्त्रियों के ऊपर अपने अत्याचारों को बढ़ाते हैं। पांचवा बिंदु है, भारतीय समाज ग्रामीण समाज। भारत की कुल जनसंख्या 68.84% गाँवों में तथा 31.16% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। गाँव में लोग परंपराओं तथा रूढ़ियों में बंधे रहते हैं तथा संयुक्त परिवार से संबंधित रहने के कारण कम आयु में विवाह कर लेते हैं। परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने में कम रुचि दिखाने के कारण से गाँव में जन्म दर उच्च रहती है। अर्थात गांव में अपन देखते हैं कि एक ही परिवार में एक ही व्यक्ति के 5-5 बच्चे होते हैं, तो वह किस कारण से, एक रूढ़िवादी, एक संकीर्ण सोच और एक वंश को बढ़ाने की प्रवृत्ति, इस तरह से ये गतिविधियां बढ़ जाती है। अब जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में अपन देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जनसंख्या देखो, जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभाव। पहला है, अधिक जनसंख्या वृद्धि देश के आर्थिक विकास को सीमित कर देती है, अर्थात आर्थिक विकास की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। अभी वर्तमान में अपने भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, 135 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है, और अभी कोरोना महामारी के कारण से अपनी आर्थिक स्थिति क्या हो गई है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है अधिक जनसंख्या वाले देशों की। अधिक जनसंख्या के कारण उपलब्ध संसाधनों व जनसंख्या के अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। दूसरा बिंदु है, सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं का लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाना। ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का क्या होता है, लाभ नहीं पहुंच पाता है। तीसरा है, बेरोजगारी के कारण गाँव से शहरों की ओर पलायन, क्योंकि किसी गांव में अगर बेरोजगारी अधिक होती है, गांव में काम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, शहरों की ओर पलायन करते हैं कि वहाँ पे खाएंगे कमाएंगे। चौथा बिंदु है, आवास, खाद्य व जल आपूर्ति की समस्या। पांचवा है, पारिस्थितिकी असंतुलन, और छठा है, पर्यावरण प्रदूषण का बढ़ना आदि अधिक जनसंख्या वृद्धि के परिणाम है। और इसके बाद में देखते हैं विद्यार्थियों, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के उपाय क्या क्या हैं, जिनमें से पहला उपाय है, विवाह की आयु में वृद्धि तथा स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, विवाह की आयु में वृद्धि तथा स्त्रियों की शिक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना। तो ये पहला कारण है। अब दूसरा जो कारण है इसका महत्वपूर्ण, उसके बारे में भी देखो अपन चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो कम से कम अपने अन्य दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और जो चैनल पे अन्य वीडियो है आपकी भूगोल की कक्षा 12 की, उन सभी वीडियो को आप देखिएगा और उनको भी शेयर कीजिए। मैं आपको आने वाले 2-4 दिन के अंतर्गत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस होंगे उनको सबको वीडियो के अंतर्गत बनाकर डालने का प्रयास करूँगा, जिनसे आपके अच्छे मार्क्स आ सके। अब दूसरा कारण देखिएगा, दूसरा कारण है उत्पादन में वृद्धि करके, जिसके कारण जीवन स्तर ऊंचा होने पर भविष्य के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण करता है, इससे भी जनसंख्या नियंत्रण को बल मिलता है। तीसरा है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का विस्तार, और चौथा है, शिक्षा का विस्तार करके कुछ स्वच्छ व नई परंपराओं को अपनाना होगा ताकि स्त्रियों की उचित भागीदारी तय हो सके। और पांचवा है, धर्म की अंधी सीमाओं से बाहर निकलकर वैज्ञानिक व तार्किक दृष्टिकोण अपनाना होगा। और छठा है, लड़का और लड़की के अंतर को मिटाना होगा। तो ये छठा बिंदु है, और अपने को यही है कि जनसंख्या को किस प्रकार से कम किया जाए, इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु थे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और
हमारा हौसला बढ़ाने का भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को।